हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर नंबर 3 जो है कंपनीज एक्ट का, उसके पूरे एमसीक्यू। और ये केवल एमसीक्यू के द्वारा मैं एक्चुअल में आपको पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज करूंगा, तो आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत पूरा रिवीजन हो जाएगा प्रॉस्पेक्टस का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इशूइंग हाउस शेयर ब्रोकर है, issued an advertisement in two new leading newspaper for selling certain number of shares allotted to it by a company under private placement। देखो मैं थोड़ा सा आपको लॉ को रिकॉल कराता हूँ। एक कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 है डीन प्रॉस्पेक्टस के बारे में। और यहाँ पर डीन प्रॉस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉ में लिखा है कि अगर कंपनी ने इशू ऑफिस को अलॉटमेंट किया इस इंटेंशन के साथ कि इशू ऑफिस पब्लिक ऑफर फॉर सेल करेगा, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो पब्लिक ऑफर फॉर सेल करेगा उसको डीन प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा, मतलब उसको प्रॉस्पेक्टस की तरह माना जाएगा और प्रॉस्पेक्टस का पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे जब ये देखना पड़ता है कि डीन प्रॉस्पेक्टस है कि नहीं है, तो दो प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन नंबर 1, अगर कोई कंपनी जब इशू ऑफिस को अलॉटमेंट किया गया उसके 6 मंथ के अंदर अगर कंपनी पब्लिक ऑफर करेगी तब उसको डीन प्रॉस्पेक्टस मानेंगे। सेकंड नंबर, अगर 6 मंथ के बाद ऑफर करेगी, अगर इशू हाउसेस ने पब्लिक को 6 मंथ के बाद ऑफर फॉर सेल किया और उस समय तक कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिला, तो उस केस में भी डीन प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा। तो ये दो केस में डीन प्रॉस्पेक्टस माना जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एडवर्टीजमेंट नॉट बी डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस। कब प्रॉस्पेक्टस नहीं मानेंगे ये पूछ रहा है आपको, नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है। आइए पहला नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन बोलता है एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो भैया इसको तो प्रॉस्पेक्टस मानते हैं, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड नंबर, एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद एडवर्टाइजमेंट दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड इशू हाउसेस हैज पेड एंटायर कंसेशन। देखो अगर 6 महीने के बाद ऑफर फॉर सेल किया गया और अगर इशू हाउसेस ने अमाउंट पे कर दिया, अगर अमाउंट पे कर दिया ना, तो उस केस में इसको प्रॉस्पेक्टस नहीं मानते। अगर अमाउंट पे नहीं किया होता तो उसको प्रॉस्पेक्टस नहीं मानते। तो यहां पे जो वर्ड है ना 6 महीने के बाद है और इशू हाउसेस ने अमाउंट पे कर दिया, तो अगर पे कर दिया तो उस केस में इसको प्रॉस्पेक्टस नहीं मानेंगे। तो अपने को पूछा भी यही है। चलो एक बार बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि 6 महीने के बाद एडवर्टाइजमेंट किया गया और इशू हाउसेस ने अमाउंट पे नहीं किया, तो अगर नहीं पे करते हैं तो उसको प्रॉस्पेक्टस मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्टडी मैट का जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने ऑप्शन ठीक किया है, इंस्टीट्यूट का जो ऑप्शन है वो प्रॉपर नहीं है, तो मैंने अपने हिसाब से उसको करेक्ट किया है। और अगर एडवर्टाइजमेंट अपने 3 महीने के अंदर किया, तो भैया 6 महीने के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उसको प्रॉस्पेक्टस मानते हैं। मतलब ए, सी और डी में तो प्रॉस्पेक्टस मानते हैं, बी में प्रॉस्पेक्टस नहीं मानते, इसलिए ये अपना आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आपको पूछ रहा है कि कंपनीज एक्ट के खिलाफ कौन सा प्रोविजन है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। प्राइवेट प्लेसमेंट जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो क्या क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू तीनों कर सकती है, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। सेकेंड नंबर, अ कंपनी हैज टू पास एसआर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन नंबर 42 में दिया हुआ है, और 42 में दिया हुआ है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो एसआर पास करना पड़ेगा, तो ये भी सही है। इसके बाद थर्ड नंबर है मिनिमम ऑफर पर पर्सन, मिनिमम ऑफर पर पर्सन शुड हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000। देखो भैया प्राइवेट प्लेसमेंट का जो लॉ है ना, उसमें ये वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि मिनिमम इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो प्रोविजन लिखा गया वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में। चौथा भी पढ़ लो, पब्लिक कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये भी बिल्कुल सही है। जो पब्लिक कंपनियां होती है वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट करने का अधिकार प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, अ सेल प्रोस्पेक्टस फाइल विद आरओसी शैल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ। सेल प्रोस्पेक्टस का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 31। देखो केवल एमसीक्यू डिस्कस नहीं करें अपन, वो सब बातें डिस्कस करें जो आपको एक रिवीजन हो रहा है इसके थ्रू, है ना। तो जो सेल प्रोस्पेक्टस है इसका कॉन्सेप्ट लॉ में क्या लिखा है, सेल प्रोस्पेक्टस जो भी सेबी कुछ कंपनियों को प्रिस्क्राइब करती है, ऐसी कंपनियां जो साल में जिनके कई बार ऑफर आते हैं, तो सेबी ये बोल सकती है कि आप पहली बार में सेल प्रोस्पेक्टस फाइल करो। सेल प्रोस्पेक्टस जो है उसका वैलिडिटी पीरियड बताना पड़ेगा जो मैक्सिमम 1 ईयर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द ऑफर।
फिर उस 1 साल के अंदर वैलिडिटी पीरियड के अंदर आप जितनी बार प्रॉस्पेक्ट आप इशू लेकर आएंगे तो आपको बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बीच बीच में जब आप सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर लेकर आओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में आपको मटेरियल चेंजेस बताने पड़ते हैं, जो चार्ज क्रिएट किया वो बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज है वो बताना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है एसपी का। आइए अब हम लोग ऑप्शन में जाते हैं। आपको क्या पूछ रहा है कि एसपी कब तक वैलिड होगा, तो पहला बोला 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गलत है। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर, गलत है। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब जिस दिन आपका ऑफर ओपन होगा वहां से 1 साल तक एसपी वैलिड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, श्रीपद रिलीजियस पब्लिशर लिमिटेड has received application money of 20 lakh 2 lakh equity shares on 10th October 19 from the applicant who applied for allotment of share in response to private placement offer। मतलब ये प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ सिक्योरिटी मेड बाय द कंपनी टू देम, सेलेक्ट द लेटेस्ट डेट बाय विच कंपनी मस्ट अलॉट द सिक्योरिटी अगेंस्ट द एप्लीकेशन मनी सो रिसीव्ड। प्राइवेट प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 42 में, और सेक्शन नंबर 42 में लिखा है कि जब प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आता है उसके 60 डेज के अंदर कंपनी को अलॉटमेंट करना पड़ेगा। और 60 डेज मतलब जब एप्लीकेशन मनी मिला उसके 60 दिन के अंदर। तो आप चेक करो बेटा, आपको एप्लीकेशन मनी कब मिला, 10 अक्टूबर। अब 10 अक्टूबर से आपको 60 डेज काउंट करने, तो मोटा मोटा ऐसा मान लो ना कि 2 महीने गिन लो आप। तो 10 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर 10 दिसंबर, लगभग 10 दिसंबर के बाद के आसपास आपका 60 डेज कंप्लीट हो रहा है। तो 10 दिसंबर के आसपास की डेट देख लो। पहला तो 9 नवंबर है, गलत है। दूसरा 24 नवंबर एकदम गलत है। 9 दिसंबर ये बिल्कुल सही है। तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मंथ ही चेंज हो रहे ना। और यहाँ पे लिख रहा है 8 जनवरी, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया आपका 9 दिसंबर। ठीक है ना, मतलब ये आप ट्रिक अपना सकते हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मंथ ये लगे तो आप लगभग सीधा सीधा 2 महीने कैलकुलेट कर लो, तो फट से जो नियरेस्ट डेट होगी वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बीइंग इन नीड ऑफ फर्दर कैपिटल, रिम्सी कॉटन सिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर्ड 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 50 आइडेंटिफाइड पर्सन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अगेन ये प्राइवेट प्लेसमेंट का हो गया, सेक्शन 42 का लॉ है। And accordingly, a letter of offer accompanied by application necessary was sent to them after fulfilling due formality after passing SR। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो तो आपको SR पास करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेंट राजन मेड रिटर्न कंप्लेंट टू द कंपनी हाईलाइटिंग दैट द ऑफर लेटर वॉज इनकम्प्लीट एज वेल एज इलीगल। वो बोला है कि भाई आपका जो ऑफर लेटर है इनकम्प्लीट है, एज इट डिड नॉट कंटेन रिन्यूंसिएशन क्लॉज, एज wanted to exercise right of renunciation in favor of his son Uday, which of the option is correct। देखो अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। सेक्शन 42 में एक रूल है कि जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करना चाहती है तो कंपनी कुछ आइडेंटिफाइड पर्सन को कर सकती है, उनकी संख्या एक फाइनेंशियल में 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जब आप जिन आइडेंटिफाइड पर्सन को ऑफर करोगे ना, वो उन्हीं को ऑफर एक्सेप्ट करने का अधिकार है। वो अपने इस अधिकार को आगे किसी को रिनाउंस नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 42 का जो ऑफर है ना वो रेस्ट्रिक्टेड लोग को होता है, और उस ऑफर को रिनाउंस करने का अधिकार नहीं होता। तो अब आपको ऑप्शन में यही बताना है। पहला क्या बोला, एज द राइट ऑफ रिजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डिनाइड द कंपनी नीड टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक, गलत है। मतलब ये तो डिनाई मतलब राइट ऑफ रिनाउंस तो होता ही नहीं है 42 में। सेकंड नंबर देखो, कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग राइट ऑफ रिन्यूंसिएशन, सो द ऑफर लेटर एंड एप्लीकेशन नीड नॉट इंक्लूड एनी सच क्लॉज। बिल्कुल सही है। कंपनी को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी कंपनी राइट ऑफ रिनाउंस करने का जो राइट है वो दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, कंपनी प्रोहिबिटेड है। तीसरा नंबर क्या लिखा है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कंपनी कैन प्रोवाइड, गलत है। इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कंपनी कैन प्रोवाइड, कंपनी तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकती ना, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशन लिमिटेड इंटेंड्स टू इनवाइट सब्सक्रिप्शन ऑफ 1.10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। मतलब भर के क्वेश्चन है प्राइवेट प्लेसमेंट का। चलो आगे बढ़ते हैं। द पर्सन आइडेंटिफाइज एज पोटेंशियल सब्सक्राइबर आर विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट एंड ऑल्सो इंक्लूड 2 अदर कैटेगरी to which statutory limit is not applicable. One such category is employee of the company being offered security, and
एक्सक्लूडेड कैटेगरीज। देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि प्राइवेट प्लेसमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोग को नहीं दे सकते। अब 200 की जब काउंटिंग होगी तो उसमें दो लोग को शामिल नहीं करेंगे। पहला होता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटी अंडर ईसॉप, और सेकंड नंबर है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इनको भी काउंटिंग में नहीं लेता, उनको भी एक्सक्लूड करते हैं। तो आपको पूछ ही रहा है कि एक तो एम्प्लॉय है, दूसरा कौन है, तो दूसरा कौन होगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। देखो एक कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, क्वालिटी ये तो वर्ड ही नहीं है, गलत है। क्वालिफिकेशन ये भी गलत है। क्वालिफाइड ये भी गलत, सॉरी क्वालिफाइड तो ठीक है पर इन्वेस्टिंग ये वर्ड गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, QIB का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेपच्यून मेटल लिमिटेड टूल्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2 दिसंबर, इस दिन को इनकॉर्पोरेट हुआ विद 25 सब्सक्राइबर एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख। डायरेक्टर आर इन डायलेमा वेदर टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू द सब्सक्राइबर इन फिजिकल फॉर्म और इन डीमेटलाइज फॉर्म। चलो एक बार कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 29, सेक्शन 29 ये बोलता है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको अपने सिक्योरिटी को कंपल्सरी डीमेट फॉर्म में देना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी कंपनी है, तो जब आप सेक्शन 29 प्लस रूल पढ़ते हो और पूरे प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट में जो रूल का नाम होता है उसका नाम है द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। जब आप ये मिला के पढ़ोगे ना तो कोई भी पब्लिक कंपनी चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उनको अपनी सिक्योरिटी को डीमेटलाइज फॉर्म में इशू करना कंपलसरी है। तो यहां पर ये देख सकते हैं ये तो एक पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हुआ, डीमेटलाइजेशन डीमेट फॉर्म में सिक्योरिटी इशू करना कंपलसरी है। तो अब आप ऑप्शन खोज लो, ए क्या बोलता है, बीइंग अ लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी है, नेपच्यून लिमिटेड में आइदर इशू फिजिकल तो ऑप्शन ही नहीं ना, गलत हो गया। सेकंड नंबर नेपच्यून लिमिटेड नीड टू इशू सिक्योरिटी टू सब्सक्राइबर ओनली इन डीमेटलाइज फॉर्म, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनके पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी इशू करने का ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, द अमाउंट दैट एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी is required to maintain a security deposit at all the time with the respective depository। देखो जब हम डीमेट में सिक्योरिटी इशू करते हैं तो हर कंपनी को डिपॉजिट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL। तो उनके पास में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है और वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ना वो 2 साल की जो फीस होती है उसके बराबर होती है, ये रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 साल वाला पीरियड देख लेते हैं। इक्वल टू नॉट लेस देन 1 ईयर गलत है, इक्वल टू नॉट लेस देन 2 ईयर्स फीस पेएबल टू डिपॉजिट, ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग को डिपॉजिट के पास में जो फीस मेंटेन करना पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो 2 साल तक की उनकी जो फीस है उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट हमको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th नंबर क्या लिखा है, इन केस ऑफ ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल। कौन सा वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल है। देखो ऑफर ऑफ सेल का सेक्शन है सेक्शन नंबर 28। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर अपने शेयर को बेचना चाहते हैं तो वो कंपनी को ऑथराइज करेंगे कि आप हमारे शेयर को बेचो, तो कंपनी उनके बदले में शेयर को बेच सकती है। लेकिन और उनके ऊपर प्रोस्पेक्टस का पूरा लॉ एप्लीकेबल होगा, पर कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड नंबर एप्लीकेशन मनी का जो मिनिमम परसेंट होता है वो लेने की जरूरत नहीं है, आप कितना भी एप्लीकेशन में ले सकते हो। प्रोस्पेक्टस जब कंपनियां इशू करती है ना तो उनको बताना पड़ता है कि जो पैसा है उसका हम यूटिलाइजेशन कहां करेंगे, वो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल, कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। पहला, प्रोविजंस रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन आर नॉट एप्लीकेबल, ये बिल्कुल सही है, ये वाला। आगे बढ़िए, एंटायर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड विद इन 3 days ऑफ द, ये गलत है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है, तो ये गलत क्लॉज है। इसका बोलता है 25% आपको लेना पड़ेगा, ये भी गलत है। फिर 50% लेना पड़ेगा, ये भी गलत है। तो एप्लीकेबल कौन सा है, मतलब कौन सा प्रोविजन इनके लिए सही है ऑफर ऑफ सेल के केस में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वापर इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ये एनबीएफसी है, डिजायर टू ऑफर secured redeemable non-convertible 9% debenture to the public in 3 or more tranches over a certain period of time, which kind of prospectus is required to be issued। देखो एक कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 31, ये है आपका सेल प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट। सेल प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिनको एक साल में कई बार ऑफर लाने पड़ते हैं और सेबी ने उनको स्पेसिफाई किया है, तो उस केस में वो लोग हर बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, बल्कि
हम जब पहला ऑफर लेकर आएंगे उस समय सेल प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा। तो ये वही बात कर रहा है कि इस कंपनी को कौन से टाइप का ऑफर, ये आगे देखिए, नो नीड टू टेक फ्रेश ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इन सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। तो इनको सेकंड और सब्सिक्वेंट में बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐसे केस में इन कंपनियों को क्या इशू करना पड़ेगा, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11 नंबर देखो, prospectus remain valid for a period of blank days from the date on which copy of thereof is delivered to the ROC। देखो भाई, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 26, इसमें एक बात लिखा है कि कोई भी कंपनी जब पब्लिक ऑफर करेगी तो प्रॉस्पेक्टस बनाएगी। प्रॉस्पेक्टस की पहली कॉपी आरओसी को फाइल करोगे। आरओसी को जब आपने कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल किया, उसके विद इन 90 डेज आपको इसको पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। तो आंसर इज विद इन 90 डेज। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, अ कंपनी कैन मेक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट टू मैक्सिमम, कितने लोग को मैक्सिमम कर सकते हैं, बात हो चुकी है 200, सेक्शन नंबर 42। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर, अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर और क्वांटम और प्राइस। देखो जी, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 32 ये है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस की सारी बातें बताती है एक्सेप्ट टू थिंग्स, क्वांटम और प्राइस। तो उसी को बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो यहां पर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी थ्रू बाय वे ऑफ एक्सेप्ट। देखो ये आपका कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 23, यह है मोड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी 3 तरीके से ऑफर सिक्योरिटी इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। आपको वर्ड क्या लिखा है, कौन से तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि वर्ड एक्सेप्ट है। तो आंसर आएगा पब्लिक ऑफर, क्योंकि आपको मालूम है प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर प्रोस्पेक्टस। अगेन कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 26 जो प्रोस्पेक्टस के बेसिक बातें बताता है। तो आपको बोला कि प्रोस्पेक्टस आरओसी मना कर देगा रजिस्टर करने से इफ इट इज नॉट डेटेड। सही है, अगर डेट नहीं डालोगे, क्योंकि लॉ में लिखा है कि प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, तो ये मना कर सकता है। सही है। सेकंड नंबर, कंटेन स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट हु इज नॉट साइन। एक्सपर्ट कोई ओपिनियन देता है तो उसमें एक्सपर्ट का साइन होता है, तो अगर उसने साइन नहीं किया तो आरओसी मना कर देगा, ये भी सही है। कंटेन इंफॉर्मेशन विच इज 6 मंथ ओल्ड। प्रोस्पेक्टस जब बनता है उस समय की लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन देना है, तो यहां पर भी अगर पुरानी जानकारी दोगे तो आरओसी मना कर देगा। तो कुल मिला के तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर आ गया इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस इशूड इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट मस्ट स्टेट। ये हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 में लिखा है कि कोई भी कंपनी जब प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइजमेंट के रूप में देती है तो उस एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली आपको एमओए के सारे कंटेंट बताने पड़ते हैं। मतलब शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। तो पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी हैज बीन फॉर्म, बिल्कुल सही है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ये भी बताना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ये भी बताना पड़ेगा। ये सब एमओए के क्लॉजेस हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें आपको एडवर्टाइजमेंट में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस हम लोग बात कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 31, ये कब तक वैलिड होता है, अप टू 1 ईयर, ये पहले बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, which of the following situation company will have to issue prospectus or a brief prospectus along with the application form। देखो आपको बोला है कि कंपनी को कब प्रोस्पेक्टस या अब्रीफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, तो मैं आपको दोनों बातें बताता हूं कि अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर करेगी तो आपको प्रोस्पेक्टस या अब्रीफ प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन कब नहीं लगाना पड़ेगा ये भी समझ लो, अगर आपका पब्लिक ऑफर नहीं है तो मत लगाओ। अगर आपका राइट इशू है, मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को या डिबेंचर होल्डर को आप ऑफर कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और आपका ये जो ऑफर है वो पिछले ऑफर के यूनिफॉर्म है इन ऑल रेस्पेक्ट, तब भी आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब ऑप्शन खोजते हैं। आपको बोला कि कब कंपनी को, इन सिचुएशन कंपनी विल हैव टू इशू, कब इशू करना पड़ेगा। पहला पढ़ते हैं, इन रिलेशन टू शेयर डिबेंचर विच आर नॉट ऑफर टू पब्लिक। पब्लिक ऑफर नहीं है तब तो आपको इशू करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड नंबर मिला, अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर को या डिबेंचर होल्डर को करोगे जिसको राइट ऑफर बोलते हैं, इसमें भी जरूरत नहीं है। फिर अगर आपका ऑफर यूनिफॉर्म है और कोटेड है, मतलब लिस्टेड है, तभी भी जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी, इन रिलेशन टू शेयर डिबेंचर विच आर ऑफर टू पब्लिक। अगर आप पब्लिक ऑफर करोगे तो प्रोस्पेक्टस या अब्रीफ प्रोस्पेक्टस आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट 90 नंबर देखो, क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34 फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस मे बी अवॉइडेड।
एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलतियां होती है तो दो सेक्शन है, एक होता है 34 और एक होता है 35, जो लायबिलिटी के बारे में, 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी, 35 में सिविल लायबिलिटी। और अगर ये 34 मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो लगती है उन सारे व्यक्तियों पर जिन्होंने प्रॉस्पेक्टस को ऑथराइज किया है, लेकिन उनको डिफेंस अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है तो दो ग्राउंड दिए जिसमें आप बचा सकते हैं। पहला, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि प्रॉस्पेक्टस में जो लिखा गया है, जो गलतियां हैं वो इमटेल है, और दूसरा नंबर आप ये प्रूव कर देते हो कि जो जो बातें गलत लिखी गई है वो उस समय जब लिखी गई थी उस समय दे हैव रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इट टू बी ट्रू। ये दो ग्राउंड में आप बच सकते हैं। तो आपको क्या पूछ रहा है कि वो लायबिलिटी कब बच सकता है, मतलब डिफेंस पूछ रहा है। पहला नंबर क्या बोला है, कंसेंटेड टू बिकम डायरेक्टर विड्रॉन। ये तो कोई मैंने बताया नहीं आपको, मैंने तो दो ही ऑप्शन दिया, इमटेल है या रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव इट टू बी ट्रू, तो ये गलत है। सेकंड नंबर प्रॉस्पेक्टस वाज विदाउट नॉलेज, ये भी नहीं है डिफेंस। तीसरा मिसस्टेटमेंट ऑफ इमटेल, ये बिल्कुल सही है, इमटेल होगा तो आप बच जाओगे। चौथा रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू, ये भी बिल्कुल सही है। और इट वाज बेस्ड ऑन एक्सपर्ट स्टेटमेंट, ये भी नहीं है। तो केवल दो डिफेंस है सेक्शन नंबर 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने का। तो हमारे ऑप्शन में क्या हो रहा है, 3 and 4, तो आंसर आ गया 3 and 4। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ पर्सन मेक्स मल्टीपल एप्लीकेशन इन डिफरेंट नेम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, ये आपको निकालना है। तो यहां पे सेक्शन नंबर 38 में कुछ प्रोविजन लिखा हुआ है। सेक्शन 38 क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने फिक्टिशियस नेम से अप्लाई किया, या अगर एक पर्सन ने मल्टीपल नेम और सरनेम से एप्लीकेशन दिया जो कि गलत है, और सिक्योरिटी ऑब्टेन कर लिया कंपनी से, तो उस केस में सेक्शन 38 में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बोला कि जो पर्सन ये गलत काम कर रहा है ना, उसके ऊपर 447 लगेगा, मतलब उसको फ्रॉड के लिए लायबल मानेंगे, पहला। दूसरा नंबर ये लिखा है कि उनकी सिक्योरिटी को सीज किया जा सकता है, और अगर उसने प्रॉफिट कमा लिया सिक्योरिटी को बेच के तो उसको डिस्गॉर्ज किया जा सकता है। गेन को डिस्गॉर्ज करना मतलब होता है जो प्रॉफिट कमा लिया उसको सीज करना, उसको जब्त कर लेना, और जब्त करने के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में उस पैसे को जमा कर दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के खाते में चले जाएगा। तो ये सेक्शन 38 है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन सा गलत है स्टेटमेंट, पढ़ना चालू करते हैं। पहला बोला ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 447, ये तो भैया बिल्कुल ट्रू है, 447 लगेगा। आगे, अबव प्रोविजन शैल बी प्रोमिनेंटली रिप्रोड्यूस इन प्रोस्पेक्टस, ये भी सही है। देखो 38 में एक बात और लिखी है कि प्रोस्पेक्टस में आपको ये बात को लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना उसमें भी इस बात को लिखना पड़ता है कि जो भी व्यक्ति मल्टीपल नाम से अप्लाई करेगा, फिक्टिशियस नाम से अप्लाई करेगा, तो उसके ऊपर 447 लग जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कोर्ट में ऑर्डर डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन, ये भी ट्रू है। अगर वो बेच के पैसा कमा लिया तो कोर्ट उस पैसे को जब्त कर सकता है, डिसगॉर्ज करेगा, तो ये भी सही है। डिसगॉर्जमेंट गेन विल बी ट्रांसफर टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, ये गलत हो गया। तो ये अपना जो आंसर है वो ये आ गया, ये पैसा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, अ पब्लिक कंपनी सेंट अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर टू 200% ऑफ हिज चॉइस इन मार्च 2020। तो मार्च 2020 में आपने 200 लोगों को एक ऑफर भेजा, ऑफर भेज दिया आपने, ओके। आगे, अलॉटेड शेयर इन अप्रैल 2020, इसका मतलब क्या हुआ, आपने ऑफर भेजा है मार्च में, मार्च इस फाइनेंशियल ईयर का एंड है, और वो अलॉटमेंट किया आपने अप्रैल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैन इट सेंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू 200 न्यू पीपल इन मई 2020, क्या मई 2000 में आप नए ऑफर और कर सकते हैं क्या। तो अब यहाँ पे सवाल क्या है कि वो जो 200 की लिमिट है ना वो कैसी है, मतलब ऑफर करने के बारे में कि अलॉटमेंट करने के बारे में। तो लॉ में एकदम साफ साफ लिखा है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो। तो आपने पिछला ऑफर कब किया है, मार्च 2000 में किया आपने पिछला ऑफर कब किया, मार्च 2000 में, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 99-2000। तो अगला ऑफर आप 200 लोग को कब कर पाओगे, अगले साल, मतलब 2000-2001, अगले फाइनेंशियल ईयर में आप नया ऑफर कर सकते हो। तो मई तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा ना, तो मई में हम लोग नया ऑफर कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है,
अलॉटमेंट से मतलब नहीं होता, आपने अलॉटमेंट किस फाइनेंशियल में किया उससे मतलब नहीं है, आपने ऑफर कब किया, हर फाइनेंशियल ईयर में आप 216 को ऑफर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट 22, अ कंपनी कैन चेंज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस बाय वे ऑफ। यहाँ पे लॉ में सेक्शन नंबर 27 है हमारा, जो 27 ये बोलता है कि अगर एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा है या कोई ऑब्जेक्ट लिखा है और कंपनी बाद में उसको चेंज करना चाहती है तो कंपनी कर सकती है। 27 में लिखा है, इसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा बाय पोस्टल बैलेट, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेड अप कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड 50 लाख शेयर, उसका पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय 4 promoter who wanted to offload their holding by making offer of sale to the public। मतलब यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर हैं, 4 प्रमोटर हैं, वो अपने शेयर को पब्लिक को बेचना चाहते हैं। तो आपको मालूम है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर अपने शेयर को पब्लिक को बेचना चाहते हैं तो सेक्शन नंबर 28 एप्लीकेबल होता है। चलो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। They want to authorize someone to take all action and complete all the formality related to offer for sale। अब यहां पे सीधा सीधा सिंपल लॉ है, सेक्शन 28 बोलता है कि अगर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहता है तो वो कंपनी को ऑथराइज करेगा। किसको ऑथराइज करेगा? कंपनी को। तो ऑप्शन खोल लो भैया, क्या लिखा है? पहला लिखा है पर्सन हु इज अग्रीड टू फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटी, दूसरा लिखा है वन और मोर डायरेक्टर, तीसरा लिखा है कंपनी इटसेल्फ। बिल्कुल सही है, एक या से ज्यादा डायरेक्टर को नहीं, आपको ऑथराइज किसको करना पड़ेगा? कंपनी को। आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कंपनी के साथ, तो इसलिए आगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The prospectus issued by financial institution bank one or more issue of security or class of security specified in the prospectus is called sell prospectus। ये हमको मालूम है कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो बैंक्स वगैरह है उनको सेबी ने प्रिस्क्राइब करके रखा है, वो एक या एक से ज्यादा बार उनको साल भर में इशू करना पड़ता है, तो वो सेल प्रोस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। चलिए 25 नंबर, एक्स्ट्रा लिमिटेड इज ग्रोइंग कंपनी एंड रिक्वायर एडिशनल फंड फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे आर following same process of for making offer to public and issue of those share which is time and energy consuming, kindly advise them there is one way out। मतलब ये क्या बात कर रहा है कि कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत है और ये सेम प्रोसेस बार बार फॉलो करना चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? हमको मालूम है कि अगर आपको बार बार एक साल में पैसे चाहिए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप सेल प्रोस्पेक्टस मतलब सेक्शन 31 को फॉलो करो। तो अब सीधा मैं आपको देखो, इसमें एक काम करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। ड्यूरिंग फर्स्ट ऑफर दे शैल फाइल प्रोस्पेक्टस विद अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहां पे गड़बड़ क्या हो गया? ऑप्शन 1 में क्या लिखा है कि पहले जब आपका फर्स्ट ऑफर ओपन हो रहा है तो आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। आपको प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करना है, आपको सेल प्रोस्पेक्टस फाइल करना है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सेकंड नंबर क्या लिखा है? फाइल प्रोस्पेक्टस, ये भी गलत है। थर्ड नंबर में हाँ ये पढ़ो जरा, फर्स्ट ऑफर के समय में उनको सेल प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल का वैलिडिटी पीरियड होगा। सो सब्सिक्वेंट ऑफर इशू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी पीरियड, नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ध्यान रखना ये कंफ्यूज है, ए और सी बिल्कुल सेम है। यहां पे वर्ड है प्रोस्पेक्टस और यहां पे वर्ड है सेल प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 31 में वर्ड यूज किया गया है सेल प्रोस्पेक्टस। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन लिमिटेड डिसाइड टू मेक ऑफर टू परचेस ऑफ सिक्योरिटी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द परचेज ऑफ इशूड, ठीक है, पब्लिक को आपने इशू किया एप्लीकेशन फॉर्म, हावेवर इट नॉट कंप्लीट बाय अब्रीव्ड प्रॉस्पेक्टस। मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो इशू किया ना, अब्रीव्ड प्रॉस्पेक्टस का है सेक्शन नंबर 33, उसमें लिखा है हर एप्लीकेशन के साथ में एपी लगाना पड़ेगा, अब्रीव्ड प्रॉस्पेक्टस लगाना पड़ेगा। ये बोला है कि कंपनी ने नहीं लगाया तो उस केस में पेनल्टी लगती है 50,000, ये तो डायरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अ होल्डर ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट शैल ऑल्सो हैव राइट टू वोट। चलो जी, ये कॉन्सेप्ट है आपका सेक्शन नंबर 41 जीडीआर, ये कॉन्सेप्ट है हमारा जीडीआर का सेक्शन नंबर 41। देखो जीडीआर के कॉन्सेप्ट में ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी को अगर बाहर से पैसा लेना है तो कंपनी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के साथ एक अग्रीमेंट करेगी, उनको अपने सिक्योरिटी रखेगी उनके पास में, उन सिक्योरिटी के बेस पर वो बाहर में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको डिपॉजिटरी रिसीट इशू करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब एक सवाल है कि वोटिंग राइट क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में वोटिंग राइट के ऊपर बात करी है। तो वोटिंग राइट वो जो डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर है उनको वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि इनके पास वो मेंबर नहीं है कंपनी के। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम होता है डिपॉजिटरी होल्डर, सॉरी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक का। ओवरसीज जो डिपॉजिटरी हैं उनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता है। तो जितने भी जीडीआर होल्डर होते हैं उनके बदले में वोटिंग राइट कौन एक्सरसाइज करेगा? जो ओवरसीज डिपॉजिटरी है वो, और वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगा
एक अग्रीमेंट बनता है बिटवीन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर और कंपनी। उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार वो वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला बोला एट पार विद अदर इक्विटी होल्डर, नहीं नहीं नहीं, जीडीआर होल्डर को वोटिंग राइट तो होता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड नंबर, वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेंगे थ्रू ओवरसीज डिपॉजिट, बिल्कुल सही है, ये ओवरसीज डिपॉजिट के थ्रू वोटिंग राइट करेंगे एंड इन प्रोपोर्शन एज ऑलरेडी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी, जो कंपनी स्पेसिफाई करेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा बाकी भी पढ़ लो, नो राइट टू वोट गलत है, उनके पास डायरेक्ट वोटिंग राइट नहीं है, वो किसके थ्रू वोटिंग करते हैं, ओवरसीज डिपॉजिट के थ्रू। और चौथा लिखा है एनी रिजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग देम, बिल्कुल गलत है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Ajio Private Limited made private placement offer to identified person. It was clearly stated that such person has no right of renunciation. ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। Company received application money within a period of time, however could not allot the share within 60 days. अच्छा जी, सेक्शन 42 में एक कॉन्सेप्ट है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आता है तो एप्लीकेशन मनी आने के विद इन 60 डेज कंपनी को अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अगर कंपनी 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं कर पाती तो नेक्स्ट 15 डेज में कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट 15 डेज में पैसा वापस नहीं कर पाए तो उस केस में कंपनी को 12% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा, और 12% पर एनम का जो ब्याज होगा वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60th डे होगा। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं क्या बोलता है। नाउ इट इज ड्यूटी ऑफ आजियो लिमिटेड टू रीपे, तो 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं किया तो आपको बोला एप्लीकेशन मनी आपको रीपे करना पड़ेगा, और फिर कंपनी विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट इफ दे फेल्स टू डू सो विद इन हाउ मेनी डेज कंपनी हैज टू रीपे द शेयर एप्लीकेशन मनी, तो कंपनी को वापस कब तक करना पड़ेगा, विद इन 50 डेज, मतलब 60 दिन खत्म होने के बाद अगले 15 दिन में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। आगे, द पब्लिक ऑफर डज नॉट इंक्लूड, सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है पब्लिक ऑफर में क्या क्या शामिल होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और ऑफर ऑफ सेल, ये तीन चीज पब्लिक ऑफर में शामिल होंगे। तो यहां पे देख लो, ऑफर ऑफ सेल, ठीक है, ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, तो अपना आंसर क्या हो गया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये जो होता है ये पब्लिक ऑफर नहीं कहलाता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, देखो जो सिक्योरिटी वर्ड है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब आपको क्या बोल रहा है कि किसको सिक्योरिटी मानेंगे, तो वो डेफिनेशन के अनुसार है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। पहला बोला यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी, जब आप सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसमें साफ साफ ये बोला है कि अगर कोई इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, उसको कभी भी सिक्योरिटी नहीं मानते, क्योंकि उसके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो इसको एक्सक्लूड किया गया, मतलब ये तो सिक्योरिटी है ही नहीं। आगे बढ़ो, एक्शनेबल क्लेम रिगार्डिंग मॉर्गेज डेट, ये लिखा है सिक्योरिटी की डेफिनेशन में। सिक्योरिटी इशूड बाय नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ये भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, मतलब 2 और 3 ये डेफिनेशन में, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 2 और 3 ओनली, ये जो सेकंड और थर्ड है ये दोनों आपकी सिक्योरिटी है। नेक्स्ट 31 नंबर, ABC Limited listed company proposed dividend at the rate of 15% on equity share for the financial year. This AGM of the company was held on 15 July and proposed dividend was approved and declared. Okay, मतलब AGM में dividend declare हो गया। Due to some technical issue, dividend on 600 share neither be paid. कुछ वजह से डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो पाया कुछ लोग को, जो भी टाइम दिया गया है, और न तो डिविडेंड अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। तो आपको ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो एक्शन लेगा। अब यहाँ पे हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 24 एप्लीकेबल होता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी को पावर दिया है इशू ऑफ सिक्योरिटी के बारे में, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के बारे में, और डिविडेंड को पेमेंट करने में अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, सेबी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसका नाम क्या होगा, सेबी। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इशूड अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटी फॉर सेल दैट इज कंसिडर्ड एज डीम प्रॉस्पेक्टस अंडर सेक्शन 25। तो डीम प्रॉस्पेक्टस इशू किया सेक्शन 25 में, which requires such document must contain matter disclosed in addition to those required under section 26। देखो ये मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 25 में लिखा है कि अगर डीम प्रॉस्पेक्टस है तो जो जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हो सब बातें बताओ, इसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ती है। पहला बताना पड़ेगा आपको कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम और प्लेस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट
कंपनी और इशू से बीच के में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कहाँ पे देख सकते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। और सेकंड नंबर है कि कंपनी को इशू से कितना पैसा मिला या मिलने वाला है, ये दो एडिशनल बातें आपको बतानी पड़ेगी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। पहला पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड एज कंसेशन फॉर सिक्योरिटी। तो ये तो बताना ही पड़ेगा, लॉ में लिखा हुआ है कितना पैसा मिला है कंपनी को। पर्सन मेकिंग ऑफर ऑफ नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज प्रोमोटर, ये नहीं बताना है, ये ऐसा नहीं लिखा है, दो ही बातें बतानी पड़ती है। और टाइम और प्लेस जहां पे कॉन्टेक्ट को देखा जा सकता है, मतलब 1 और 3 दोनों बताना पड़ेगा। अब यहां पे जो आंसर क्या होना चाहिए अपना 1 और 3 बोथ, तो ये मैं करेक्शन करूंगा, स्टडी मेट में गलत दिया हुआ है, इसमें आंसर आना चाहिए ये 1, ये सब में जो और वर्ड है ना, और की जगह आना चाहिए एंड, तो ये आना चाहिए 1 और 3। आप लोग भी करेक्शन कर लेना, तो सही आंसर आएगा बी, पर और नहीं आएगा, क्योंकि लॉ में ये दोनों चीजें जो आपको प्रोस्पेक्टस में एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट 33 नंबर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंपनी विल इशू अ प्रोस्पेक्टस और अ ब्रीफ प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पब्लिक ऑफर करोगे तो उस केस में आपको प्रोस्पेक्टस या ब्रीफ प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। ये रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फर्नीचर डिसाइडेड टू रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस नीड टू बी इशूड, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिटेड विद द आरओसी फॉर फाइलिंग नीड टू बी ड्यूली साइंड बाय। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोस्पेक्टस कंपनी जो इशू करती है आरओसी को देती है, उसमें कौन साइन करता है, तो आंसर है कंपनी के जितने डायरेक्टर है वो और जो कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर है वो, तो इट विल बी साइन बाय। पहले मैं बोला 2 डायरेक्टर गलत है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर गलत है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग गलत है, एवरी डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर, जो भी, ये एक्चुअल में ये भी एंड होना चाहिए, जो कंपनी के डायरेक्टर है और जो कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर है वो सब इस पर साइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर, an applicant who made application for allotment along with the advance payment of subscription if express a desire to withdraw his application after changes reported in information memorandum came to knowledge the company। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपको, कंपनीज एक्ट का अगेन सेक्शन 31 जो एसपी के बारे में लॉ है। यहाँ पे लॉ में एक प्रोविजन है कि अगर कंपनी ने सेल प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसमें कंपनी ने बता दिया था कि हम सेकंड ऑफर थर्ड ऑफर भी लेकर आएंगे और कुछ लोगों ने एडवांस में पैसा दे दिया था, तो इन दैट केस क्या होता है, जब मतलब कंपनी को जब सेकंड ऑफर या थर्ड ऑफर फोर्थ ऑफर लाते हैं ना, तो उसके पहले कंपनी एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाती है। तो अगर कंपनी ने अभी तक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं बनाया और लोगों ने एडवांस पैसा दे दिया कंपनी को, तो लॉ में कंपनी के ऊपर एक जवाबदारी है कि जिन लोगों ने एडवांस पैसा कंपनी को दे दिया ना, तो कंपनी उनको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भेजेगी, उनको देगी और उनको बोलेगी कि भाई आप पढ़ लो, और अगर आप चाहो तो अपने पैसे वापस मांग सकते हो, और जो जो इन्वेस्टर पैसे मांगेंगे ना, तो कंपनी को उसको अगले 15 दिन में पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये हमारे कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है सेक्शन 31 में। तो चलो पढ़ लो क्या लिखा है। तो आपको बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, कुछ लोग अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो अपना आंसर क्या है, 15 दिन में पैसे वापस कर लो। तो पहले में बोला कंपनी में रिफंड, गलत है। शैल रिफंड, हाँ जी, आफ्टर डिडक्टिंग, ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कटेगा, गलत है, कुछ नहीं कटेगा। शैल रिफंड ऑल द मनी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन विद इन 15 डेज, बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा पैसा आपको अगले 15 दिन में वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड एटलीस्ट ब्लैंक डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो ये तो सीधा सीधा सेक्शन नंबर 32 का कॉन्सेप्ट है कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी जब इशू करती है उसके 3 दिन के पहले, इशू ओपन होने के 3 दिन के पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, रिग एक्सप्लोरेशन एंड रिफाइनरी लिमिटेड, RERL नाम है इसका, डिसाइडेड टू रेज कैपिटल थ्रू इशू ऑफ सेल प्रोस्पेक्टस, फिर से वो सेक्शन 31 का लॉ आ गया। कंपनी सेक्रेटरी एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ RERL शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद आरओसी। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जो कंपनी एसपी इशू करती है वो सब्सिक्वेंट सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर में IM बनाएगी, और वो जो IM है उसको आरओसी को फाइल करना पड़ता है IM इशू करने के पहले के 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ प्रायर टू द इशू ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो ये वही बोल रहा है कि कितने पहले आपको इशू करना पड़ेगा सेकंड और सब्सिक्वेंट के, तो आंसर होगा 1 मंथ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सेक्शन 31 का। आगे, GDR कैन बी इशूड आफ्टर पासिंग, ये सेक्शन नंबर 41। कोई भी कंपनी जब GDR इशू करती है तो कंपनी को GDR इशू करने के पहले पास करना पड़ेगा SR। आगे बढ़िए, ट्राइडेंट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं। इट रिसीव एप्लीकेशन ऑन 2 मार्च
इनको एप्लीकेशन मनी कब मिला? 2 मार्च 2023 को। इट शेल अलॉट सिक्योरिटी बाय, आपको सिक्योरिटी अलॉट कब करना है? विद इन 60 डेज। एप्लीकेशन मिले के 60 दिन में प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट करना पड़ेगा। तो एक बार हिसाब लगा लो, 2 मार्च के बाद 60 दिन मतलब 2 महीने गिन लो आप। तो 2 मार्च के बाद 2 अप्रैल और 2 मई, तो 2 मई के आसपास आपका 60 डेज होगा। ऑप्शन देख लो, पहले में बोला 1 अप्रैल गलत है, सेकंड में बोला 1 मई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60 दिन हो गए। अच्छा आगे बढ़िए। इफ फेल्ड देन रीपे द मनी, अगर कंपनी 60 दिन में अलॉट नहीं कर पाती तो कंपनी को वापस करना पड़ेगा अगले 15 दिन में। तो 1 मई के बाद 15 दिन गिन लो, तो ये हो गए 16 में, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड बोला कि अगर रिपे नहीं किया तो कंपनी को ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज देना पड़ता है 12% पर एनम। तो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुन लो, प्राइवेट प्लेसमेंट में एप्लीकेशन के 60 दिन में अलॉटमेंट करना है, नहीं कर पाए 15 दिन में वापस करो, 15 दिन में नहीं कर पाओगे तो 12% ब्याज के साथ आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। इसके बाद ये पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसका। ड्रीम्स रियल एस्टेट बिल्डर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2015 एज अ पब्लिक कंपनी बनी है। द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर कमर्शियल, ठीक है, ये कंपनी का बिजनेस है, एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करना, उसमें रेसिडेंशियल यूनिट बनाना, कमर्शियल मॉल बनाना, ये सब काम है। जनवरी 2022 में कंपनी ने एक मेगा प्रोजेक्ट लिया टू कंस्ट्रक्ट कमर्शियल मॉल इन वागोली एरिया ऑफ पुणे। पुणे में आप एक मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, एक कमर्शियल मॉल बनाने की तैयारी है। द कंपनी वॉज इन एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन विद सम फार्मर, इसके लिए कंपनी अपने जो भी फार्मर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन करिए। हैविंग अ टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 20 बीघा अप्रोक्सीमेटली 5.38 स्क्वायर फीट। ओके, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ सच एग्रीकल्चर लैंड फॉर अर्बन यूज डेवलपमेंट लैंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शॉपिंग मॉल वॉज, मतलब ये पूरा काम करने के लिए कि लैंड को एक्वायर करना, ऊपर उस पर मॉल बनाना, रेसिडेंशियल यूनिट बनाना, इसमें 500 करोड़ रुपए का खर्चा है, ठीक है। द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी प्लान टू कम आउट विद पब्लिक इशू, अब ये 500 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आप पब्लिक इशू में आने की सोच रहे हैं। टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट दे डायलॉग विद द मर्चेंट बैंकर टू इशू अदर इंटरमीडिएट एजेंसी एंड प्रोफेशनल एंड फाइल प्रोस्पेक्टस विद द सेबी। इन्होंने प्रोस्पेक्टस तैयार किया, प्रोस्पेक्टस तैयार करते समय मर्चेंट बैंकर लगते हैं, रजिस्ट्रार लगते हैं, उन सबसे बातचीत किया, प्रोस्पेक्टस बनाया और आरओसी को सेबी को फाइल किया, ठीक है। इन द प्रोस्पेक्टस द कंपनी मेंशन दैट, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा, दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल इन वागोली एरिया ऑफ पुणे ऑन द लैंड फॉर विच कंपनी हैज गॉट लीज लाइसेंस राइट फॉर नेक्स्ट 100 ईयर। आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि कंपनी को मॉल बनाने के लिए 100 साल की लीज मिल चुकी है, यह आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा, ठीक है। फ्रॉम द प्रेजेंट लैंड ओनर, मतलब जितने भी फार्मर है उन सब ने हमको कंसेंट दे दी है और हम लोग को लाइसेंस मिल चुका है, 100 साल की लीज हमको मिल चुकी है, इसलिए हम प्रोजेक्ट ये बनाने वाले। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, कंपनी वॉज नॉट हैविंग एनी लीज एग्रीमेंट विद द लैंड ओनर एंड ओनली टॉक वर एट द प्री फाइनल स्टेज, मतलब कुल मिला के बातचीत चली और कंपनी ने क्या छाप दिया, हमको तो पूरा लीज पे मिल गया, जो कि गलत है। मतलब कुल मिला के एक बात समझ आ रही है, ये जो है ना, ये प्रोस्पेक्टस में क्या है बेटा, मिस स्टेटमेंट है, गलत है, अनट्रू प्रोस्पेक्टस है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अंडरराइटर, कंपनी ने अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट किया टू पे कमीशन ऑफ 5% ऑफ इशू प्राइस एट विच द शेयर विल बी इशूड। अंडरराइटर को आपने बोला कि भाई हम आपको कमीशन देंगे 5% ऑफ इशू प्राइस, ये तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर आर्टिकल वर साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ सच कमीशन। देखो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा रूल बना दूं, रूल क्या है यहाँ पे, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 40 प्लस रूल के साथ आप जब मिला के पढ़ोगे तो ये लिखा है कि कंपनी अंडरराइटर को कमीशन पे कर सकती है पब्लिक ऑफर में। अब रेट ऑफ कमीशन क्या होगा इन केस ऑफ शेयर, क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो लॉ में लिखा है द रेट ऑफ कमीशन शेल नॉट एक्सीड। अच्छा, उसमें जो कंडीशन, उसमें एक बात साफ साफ लिखा है कि कमीशन मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल। तो अगर आर्टिकल साइलेंट है तो आप अंडरराइटर को कमीशन दे ही नहीं सकते, तो बात खत्म हो गई। तो ये तो पक्का ही गलत है जो कमीशन पे कर रहे हो, क्योंकि आपके आर्टिकल साइलेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोस्पेक्टस फाइल विद द सेबी गॉट अप्रूव्ड, सेबी ने भी अप्रूव कर दिया। द इशू वॉज लॉन्च, अच्छा जी इशू लॉन्च हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, और कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट भी कर लिए। कंपनी ने अलॉटमेंट की फॉर्मेलिटी भी पूरा कर लिया विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अब एक बात तो हमको समझ आ रही है, अगर आपका प्रोस्पेक्टस गलत है जो कि इस केस में है, तो उस केस में जो अलॉटमेंट है वो तो वॉइड हो सकता है, और जो इन्वेस्टर है जिनको नुकसान हुआ है
वो सिविल लायबिलिटी है, मतलब वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। किनसे करेंगे? तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, उन सब लोग से आप क्लेम कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। आफ्टर द सक्सेसफुल कमीशन ऑफ द इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया, लैंड ओनर चेंज देयर डिसीजन एंड डिड नॉट एग्जीक्यूट द लीज डीड इन फेवर ऑफ द कंपनी। बाद में फार्मर ने मना कर दिया कि हम आपको लीज पे नहीं देंगे, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया, मॉल बन ही नहीं पाएगा। आगे एज अ रिजल्ट अब क्या हुआ? द पर्पस फॉर विच मनी वॉज रेज, देखो 500 करोड़ रुपए कंपनी को तो आ चुका है, तो अब कंपनी ने क्या किया? फ्रॉम द पब्लिक कुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब ये 500 करोड़ आप यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको तो लैंड ही नहीं मिला। आगे द कंपनी देयरफॉर इन्वेस्टेड सच फंड रेज थ्रू पब्लिक इशू इन बाइंग, ट्रेडिंग और इक्विटी शेयर ऑफ अदर कंपनी एंड मेड गुड प्रॉफिट। देखो अब कंपनी ने क्या किया, वो जो 500 करोड़ था उसको आपने कोई और ऑब्जेक्ट में लगा दिया और उससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और ऑब्जेक्ट दूसरा क्या है? आपने दूसरी कंपनियों के शेयर्स वगैरह खरीद के पैसे कमाए। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं, सेक्शन नंबर 27 में एक बात लिखी है कि अगर कंपनी को पब्लिक इशू से कुछ पैसा मिला और जो ऑब्जेक्ट कंपनी ने बोला था उस ऑब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में आप पैसा लगाना चाहो लगा सकते हो, पर इसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के द्वारा। वहां पर एक कॉन्सेप्ट एकदम साफ साफ लिखा है कि कंपनी उन पैसों को एक एक्टिविटी में नहीं लगा सकती, और वो एक्टिविटी है कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर में डील करने में। तो ये तो पक्का ही गलत हो गया, मतलब कंपनी ने ये फंड को उन जगह लगा दिया जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ सच बाइंग ट्रेडिंग वॉज टू यूटिलाइज द फंड फॉर द टाइम बीइंग टिल न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के। मतलब क्या हुआ, ये 500 करोड़ पड़े हुए ना, तो उधर कंपनी अपना एफर्ट करी कि हमको नई लैंड मिल जाए। तो जब तक नई लैंड नहीं मिलती तब तक कंपनी ने बोला कि इन पैसों को फालतू रखने के बजाय शेयर खरीदी बिक्री करो और कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन है तो गलत लॉ के अनुसार। चलो आगे बढ़ते हैं। सुरेश इज एन एडवोकेट, सुरेश एक एडवोकेट है जो कि पुणे में रहता है। द फार्मर्स हु वर लैंड ओनर, जो फार्मर जो है ना, जो लैंड ओनर थे जिनसे कंपनी बात करी थी, ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इन वोगेली पुणे, हैड कंसल्टेड सुरेश सम टाइम बिफोर द लॉन्च ऑफ पब्लिक इशू by the company to know pros and cons giving the land on lease to the company। मतलब सुरेश को फार्मर जब उनके पास आए तो सुरेश को पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। आगे meanwhile when the issue opened, सुरेश who already having the idea of such land dealing applied and got allotment of share। अब यहां पर क्या हुआ, सुरेश को पता था कि इस कंपनी को ये डील विल हुई नहीं है, लेकिन उसने फिर भी अप्लाई किया और उसको शेयर्स अलॉट भी हो गया। ओके, later on he came to know farmers never executed lease license in fear of the। हाँ अब देखो यहां पर क्या लिखा है, उसको बाद में पता चला, मतलब अलॉटमेंट वगैरह उसको मिल गया, उसके बाद में उसको क्या पता चल रहा है कि वो जो फार्मर थे वो फार्मर ने उसको लीज डीड को कैंसिल कर दिया, अलाउ नहीं किया। मतलब उसको डील के बारे में पता था कि डील चल रही है, पर फाइनल हुआ कि नहीं उसको नहीं मालूम था। उसने अप्लाई किया, उसको अलॉटमेंट हो गया। चलो अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। कंपनी विच लीड टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट प्रॉस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ इशू, कंपनी ने गलत लिखा था। कंपनी वाज एक्चुअली नॉट हैविंग द राइट टू यूज द लैंड फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर, ये तो अपन बात कर चुके हैं। विच इन फैक्ट मिसस्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस दैट वाज लीज अग्रीड फ्रॉम दिस, सुरेश फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी, इट्स प्रोमोटर एंड डायरेक्टर। देखो साफ साफ सेक्शन 35 में लिखा है कि अगर 3 कंडीशन है वहां पे कि अगर किसी इन्वेस्टर ने कंपनी से डायरेक्ट अप्लाई किया शेयर्स खरीदने के लिए, उसने प्रोस्पेक्टस में जो लिखा था उस पर भरोसा किया, एक्ट किया, और उसको अगर लॉस हुआ तो उस केस में उसको सिविल लायबिलिटी मिलेगी, उसको डैमेजेस मिलेगा। डैमेजेस किससे मिलेगा? कंपनी से मिलेगा, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, एक्सपर्ट, प्रमोटर, और वो सब लोग जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया उन सब के ऊपर वो केस कर सकता है। तो यहां पे जो लिखा ना कि उसने कंप्लेन किया, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, बिल्कुल सही किया, आप केस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द इशू वाज लिस्टेड ऑन बोर्सेस, बोर्सेस मतलब समझ लो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं, तो वहां पे लिस्ट हुआ था। इट ओपन विद प्रीमियम ओवर द इशू प्राइस, ये प्रीमियम पे वहां पे हुआ, ओपन हुआ। महेंद्र परचेस 1000 शेयर फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। ये जो महेंद्र है उसने शेयर कंपनी से नहीं खरीदा, सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा। यहां पर एक केस है पीक वर्सेस गरने का, पीक वर्सेस गरने, ये केस लॉ है। इस केस लॉ में
ये डिसाइड हुआ था पीक वर्सेस गन्ने में कि अगर किसी ने शेयर ओपन मार्केट से खरीदा और उसको नुकसान हुआ तो उसको डैमेजेस नहीं मिलेगा, डैमेजेस उन्हीं को मिलता है जो अलॉटी हो, मतलब जिन्होंने डायरेक्ट कंपनी से खरीदा हो। तो ये बात तो पक्की है कि महेंद्र को जो सेकेंडरी मार्केट से खरीदा तो उसको कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा। तो ये हमने पूरा केस स्टडी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन में। पहला बोला व्हाट विल बी द फेट इन रिलेशन टू कंप्लेंट फाइल बाय सुरेश। सुरेश ने जो कंप्लेंट फाइल किया उसका क्या होगा? तो हमको मालूम है कि सुरेश किसके ऊपर केस करेगा, कंपनी पे, डायरेक्टर पे, प्रोमोटर पे, सब पे कर सकता है। पहले में बोला कंपनी नॉट लायबल है, गलत है, कंपनी नॉट लायबल बोल रहा है, प्रॉस्पेक्टस अप्रूव हो गया इसलिए लायबल नहीं होगा। डी नंबर देखो, कंपनी पर्सन हु इज डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इशू हैज ऑथराइज हिमसेल्फ नेम्ड इन द प्रॉस्पेक्टस एज डायरेक्टर प्रोमोटर शैल बी लायबल फॉर सच मिसस्टेटमेंट। ये हम लोग बात कर चुके हैं, ये सब के सब लोग सुरेश के प्रति लायबल होंगे। सेकंड नंबर बोला क्या महेंद्र को वेदर महेंद्र विल गेट अ डिसीजन इन हिज फेवर इफ ही फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी। क्या महेंद्र के फेवर में आएगा? क्या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि महेंद्र ने ओपन मार्केट से शेयर खरीदा है। तो आंसर आएगा नो। सिंस द परचेस ऑफ, एक बार ऑप्शन देख लो क्या लिखा है, नो since the purchase he has purchased share from the secondary market and not first reading the prospectus and then subscribed an IPO। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखो, who shall be responsible for the criminal liability if it is proved that misstatement। देखो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है ना, उसमें लॉ में कुछ लोगों के नाम नहीं लिखा, लॉ में एक ही बात बोला, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। तो पढ़ लो सीधा सीधा, ये सी नंबर देख लो, एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आइए फोर्थ नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू यूटिलाइजेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो यहां पर हमने बात किया था कि जो प्रॉस्पेक्टस का जो पैसा है वो कहां यूज कर सकते हैं, एक बार पढ़ते हैं। सिंस द आइडल फंड no money, it is always better to deploy such fund in judicial and profitable manner। Second number, company has right to utilize the money in other project if the project of the money was raised could not be implemented। तीसरा नंबर, company shall not use any amount raised by it through prospectus for buying, trading or otherwise dealing in equity shares of other listed company। ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ नंबर क्या बोला, द कंपनी शुड रिफंड द मनी सो रेज टू इन्वेस्टर्स सिंस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड राइजिंग मनी कुड नॉट बी अकम्प्लिश्ड। देखो लॉ में साफ साफ लिखा है कि आप अगर बाकी ऑब्जेक्ट में करना चाहते हो तो करिए, लेकिन उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ एसआर वगैरह तो कुछ पास हुआ नहीं है। तो एक बात तो पक्का है कि आप इन पैसों को दूसरे कंपनी के इक्विटी शेयर्स में डील करने में पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरी पॉइंट, कंपनी ने जो कमीशन पे किया अंडरराइटर को, तो क्या ये इज इट वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट? तो आंसर इज यस, ये पक्का वॉयलेशन है। तो ऑप्शन देखो क्या लिखा है, द पेमेंट ऑफ कमीशन शुड बी ऑथराइज्ड बाय द बीओडी, गलत है। सी नंबर देखो, पेमेंट ऑफ कमीशन शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जो ये वॉलेटिव क्यों है, इसलिए है क्योंकि कंपनी ने अपने आर्टिकल में प्रोविजन, याद ना क्या लिखा था, आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल ऑथराइज होगा तभी आप कमीशन पे कर सकते हो। चलिए, तो प्रॉस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट खत्म। अब मैं ले रहा हूं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के क्वेश्चन। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के दो सेक्शन है, एक है सेक्शन नंबर 39 और दूसरा है सेक्शन नंबर 40। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये मेरे को दिख रहा है, ये पूरा कमीशन के बारे में बात कर रहा है, अंडरराइटिंग कमीशन। तो एक बार सुन लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। सेक्शन नंबर 40 में लिखा है कि अंडरराइटर को कमीशन दे सकते हैं अगर पब्लिक ऑफर है। तो रूल में दिया है कि कमीशन कितना हो सकता है। तो रूल में दिया है कि अगर शेयर्स है तो उस केस में द कमीशन शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर, उससे ज़्यादा का कमीशन नहीं हो पाएगा। और डिबेंचर में रेट है 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर, उससे ज़्यादा का कमीशन नहीं दे सकते। मतलब ये बोल सकते हैं शेयर में मैक्सिमम 5%, डिबेंचर में मैक्सिमम 2.5% का कमीशन हो सकता है। आइए अभी अगला पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इन केस ऑफ शेयर अंडरराइटिंग कमीशन शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ इशू प्राइस, बिल्कुल सही है। आपको क्या बोल रहा है, कौन सा गलत है? ये तो सही है भाई। सेकंड नंबर, कमीशन शुड नॉट बी मोर देन रेट स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल, ये भी सही है। आर्टिकल में जो लिखा है उससे ज्यादा का नहीं लिख सकते आप। इन केस ऑफ डिवेंचर कमीशन शैल नॉट एक्सीड 5%, ये गलत हो गया क्योंकि कितना होना चाहिए, 2.5%। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। और आपको पूछ क्या रहा था, कौन सा ट्रू है? तो ये सॉरी, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये आंसर आ गया। पर चौथा नंबर भी देख लो, कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे रूल में साफ साफ लिखा है कि जो कमीशन है
वो आप प्रॉफिट से दे सकते हैं, आउट ऑफ द प्रोसीड्स दे सकते हैं, या दोनों से दे सकते हैं। तो इसलिए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट, कमीशन इज परमिटेड टू बी पेड टू अंडरराइटर बाय द कंपनी ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफर ऑफ सिक्योरिटी वेयर सिक्योरिटीज आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब अंडरराइटर की अपॉइंटमेंट तभी करना है जब आप पब्लिक ऑफर में जाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट में अंडरराइटर की अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये रूल्स में लिखा हुआ है, आगे पढ़िए। टाइम लिमिट विद इन विच कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू द आरओसी। देखो, कंपनी जो अंडरराइटर के साथ कॉन्टैक्ट करती है ना, तो लॉ में प्रोविजन है कि जब आप प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी को फाइल करते हो ना, उसी के साथ आपको अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो यह आएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, point number 4, Delight Sports Garment Limited is complementing to raise fund through issue of prospectus in which according to the sum 50 crores should be stated as minimum amount that need to be subscribed by the prospective subscriber. The fund shall be raised in 4 installment consisting of application allotment, first call, second call. Advise the company by which installment should receive the minimum subscription stated in the prospectus. तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 39 है, उसमें दो बातें लिखी है। अलॉटमेंट पब्लिक को अगर आप करोगे तो दो कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए कंपनी को, और सेकंड नंबर, एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ जाना चाहिए। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो एप्लीकेशन के साथ आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन देख लो भाई, अलॉन्ग विद द अमाउंट सब्सक्राइब्ड एज एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब गलत है। एप्लीकेशन मनी के साथ आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखो, मैक्सिमम अमाउंट पेबल एज अंडरराइटिंग कमीशन इज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, शेयर्स के केस में कितना परसेंट होता है, 5%, और डिबेंचर के केस में कितना होगा, 2.5%। तो आंसर इज 5 एंड 2.5। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अ पब्लिक इशू शैल बी रिसीव्ड विद इन ब्लैंक डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहां पे सेक्शन 39 में एक प्रोविजन है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करता है उसके विद इन 30 डेज, इशू के विद इन 30 डेज आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। फिर अगर आपको 30 दिन के अंदर, प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो रूल में लिखा है कि 30 दिन में नहीं मिला अगर, तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा वापस करना पड़ेगा इशू क्लोज होने के 15 दिन के अंदर। और अगर आपने 15 दिन में पैसे वापस नहीं किए, तो डायरेक्टर जो है कंपनी के, दे विल बी लायबल जॉइंटली एज वेल एज सेवरली टू रीपे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो 15% पर एनम ब्याज के साथ उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो खैर यहां तो क्या पूछा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब तक आना चाहिए, तो आंसर आएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किया पब्लिक इशू के थ्रू, तो आपको पूछ रहा है कि जो कमीशन कितना होगा, तो अपन बात कर चुके हैं डिबेंचर के केस में कितना होता है, 2.5%। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर मस्ट नॉट एक्सीड, ये भी बात हो चुकी है। इस केस में कितना होगा, 5% ऑफ इशू प्राइस। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर 3, इसको बहुत ही डिटेल में और हमने रिवीजन के थ्रू कवर किया है, ताकि वो पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको रिकॉल हो जाए। ओके, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम और भी बहुत सारे MCQs और जो पास ईयर एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह हैं उनका डिस्कशन लेकर आएंगे। थैंक यू।